ये जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इमारतें हैं। ये नया विश्वविद्यालय नालंदा का है और इसके पीछे एक इतिहास रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का, वो गौरवशाली इतिहास जो अपने आप में विश्व गुरु था और ये फिर से विश्व गुरु बनने का ये नया इमारत आप देख रहे हैं। आइए हम बात करेंगे अपने उस धरोहर के बारे में जो धरोहर हमने खोया था, हम अपने प्रोफेसर लक्ष्मीकांत सिंह जी से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। आइए हम चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीकांत सिंह जी से। हम उस इतिहास के बारे में जानेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय जो अपने आप में एक धरोहर था और एक पहला विश्व का वो विश्वविद्यालय जो आवासीय रहा है और उसके बाद उसका कैसे विध्वंस हुआ, कैसे लोग थे वहाँ पे, कैसे पढ़ाई करते थे, किस तरह का रहन सहन था, कब ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, कैसे और क्या हुआ। जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था अपना धरोहर और जो विश्व गुरु माना जाता था और आवासीय विद्यालय ये पहला सभी विश्व का, तो इसमें किस तरह का वहाँ पे अध्ययन होता था, कैसे लोग थे, किस तरह का पठन पाठन वहाँ होता था, इसकी जानकारी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है जो भारत के इतिहास और इसके गौरवशाली जो शिक्षण संस्थान थे उनमें सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। अपने जमाने में ये विभिन्न देशों को, खास करके एशिया के विभिन्न देशों में इसकी बहुत अच्छी ख्याति थी, जिसके कारण भारत के आसपास के जो क्षेत्र थे, देश थे, श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, चीन, तिब्बत, नेपाल, इन सारे देशों से छात्र यहाँ आकर के अध्ययन करते थे और यहाँ बहुत सारी जो शिक्षण तकनीक थे उसकी अध्ययन की व्यवस्था थी। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, दर्शन, चिकित्सा के साथ अन्य शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर जो विदेशी छात्र आया करते थे उनके लिए रहने के लिए विदेश के लोग भी, वहाँ के राजा या जो भी अधिपति थे, नालंदा में अलग अलग छात्रावास बनवाए थे और यहाँ पर 14 ऐसे भव्य इमारतों का वर्णन धर्मस्वामिन अपने यात्रा वृत्तांत में करता है और वही बताता है कि यहाँ पर काफी संख्या में छात्र आया करते थे। जबकि 7वीं शताब्दी में इत्सिंग आया था तो वो अपनी यात्रा वृत्तांत में बताता है कि यहाँ पर 3000 छात्र उस समय पढ़ा करते थे। 670 और 85 के बीच की बात। और नालंदा विश्वविद्यालय के चारों तरफ 13 बड़े बड़े तालाब थे जो 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच थे और उन तालाबों में वहाँ के छात्र नियमित रूप से सुबह सुबह जाकर स्नान करते थे। स्नान करने के बाद भोजन करते थे। ये वहाँ की अनुशासनिक व्यवस्था के अंदर आती थी बात। और वहाँ के जो छात्र थे उनके भोजन के लिए आसपास के गांवों से चावल, दही, दूध, घी, शहद, ये सारी चीजें उनको भोजन में दी जाती थी। क्योंकि बौद्ध विहारों में या बौद्ध भिक्षुओं के लिए 24 घंटे में एक ही बार भोजन करने का प्रावधान है, वो भी दोपहर से पहले। तो उनको एक बार भोजन दिया जाता था जिसमें काफी पौष्टिक भोजन दिया जाता था ताकि वे स्वस्थ रहें और
अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करें। सर एक बात आता है कि यहाँ चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी थी और चिकित्सा पद्धति की वजह से बख्तियार खिलजी के बारे में आता है कि उसे कोई बीमारी हुई थी और यहाँ के चिकित्सक जो थे उनके द्वारा वो पुराण या कोई ऐसे बुक थी धार्मिक जिसमें केमिकल लगा के दिया गया था और उससे वो काफी मैंने एक तरह से कहिए कि उसका जब घाव ठीक हो गया तो उसको लगा कि विश्व में हमारा कोई ठीक नहीं किया और यहाँ पर ठीक किया। उसके बाद वो आकर यहाँ का शिक्षा पद्धति को नष्ट करना चाहा। तो ये कहाँ तक सत्य माना जाता है कि आकर यहाँ पर आग लगाया और यहाँ पर बर्बाद करने की चेष्टा की और बर्बाद किया भी? इस संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, सिर्फ किंवदंतियों में हम ऐसा सुनते आ रहे हैं। जहां तक साक्ष्य की बात है तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण का एकमात्र जो साक्ष्य है वो है तबकाते नासरी, जो मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है और उसने 1224 में से लेकर के 1265 के भारतीय जो मुगल साम्राज्य सल्तनत है उसके बारे में उसने लिखा है और उसी में है कि बख्तियार खिलजी 1197 के आसपास उदंतपुरी किले पर जो गढ़ पर स्थित था उस पर आक्रमण किया था और उसने पूरे किले को तहस नहस कर दिया था और वहां से उसको ढेर सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात या कहिए कि धन बहुत सा धन मिला। उस धन को वो यहाँ से हाथी से ले जा करके फिर वो नाव पर लाद करके फिर वो दिल्ली पहुंचाया गया था। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं है कि बख्तियार खिलजी नालंदा गया था या उसको कोई बीमारी हुई थी। बख्तियार खिलजी 1206 में मर गया था, तो उसके इस बीच के बारे में कहीं हमको जानकारी पर नहीं मिलती है। लेकिन किंवदंतियों में लोग ऐसा कहते हैं और बहुत सारे लेखकों ने इसके बारे में लिखा है, लेकिन किसी ने पुख्ते स्रोत या प्रमाण को कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं दर्शाया है। ये सिर्फ एक कहानी के रूप में, किंवदंती के रूप में या कई मनगढ़ंत कथा के रूप में आज तक प्रचलित है। सर एक बात और आया है कि जो जलाया गया था उस वक्त जिस तरह की बात आई तो जलाया गया था तो उसमें पुस्तकें भी 6 महीने तक जलते रहे और खाद्य सामग्री भी जो थे गोदाम में वो भी जलते रहे। तो वो कहाँ तक सत्य माना जाता है? कितने पुस्तकें थी और उस समय का लेखनी जो था वो पटल किसी पर था? मैंने उस समय कागज का इस्तेमाल होता था या कोई ताम पत्र या किस तरह की बात आती है और जलने की बात कहाँ तक इसमें सत्य माना जाता है? देखिए, इतना बड़े शिक्षण संस्थान में लाइब्रेरी न होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइब्रेरी होना ही होना है। लाइब्रेरी को किसने जलाया ये आज भी इतिहास के गर्भ में छुपा हुआ है। बख्तियार खिलजी की बात आती है लेकिन कोई भी हमें स्रोत जो है, ऑथेंटिक जो स्रोत है वो नहीं बताते कि बख्तियार खिलजी नालंदा गया था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि 680 के आसपास यहाँ इत सिंह आया था। वो कहा कि बताता है, जैसा उसके अकाउंट्स में लिखा है कि नालंदा की स्थिति उस समय जर्जर हो गई थी और छात्रों की संख्या काफी घट गई थी। 3000 छात्र यहाँ अध्ययन कर रहे थे और कुछ महाविहार जो थे वहाँ जो संस्थान थे या कुछ जो वहाँ पर छात्रावास थे वो गिर गए थे। उनकी ईंटें शेष थी, माने उसकी ईंटें नहीं कहिए कि उसकी बुनियाद को उसने बताया कि वहाँ उसकी बुनियाद देखी गई थी। तो इस तरह से उसी समय 7वीं शताब्दी में ही इसकी स्थिति में गिरावट आ गई थी। और बख्तियार खिलजी जब का जो इतिहास है वो हमेशा बड़े बड़े राजघरानों को लूटता रहा है। किसी भी शिक्षण संस्थान में कभी भी उसने छापा मारा हो या उस पर आक्रमण किया है इसका इतिहास नहीं मिलता है। क्योंकि बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण गढ़ पर हुआ वो किला था, वो पाल वंशीय राजाओं की राजधानी थी और वहां उसको सोना चांदी मिलने की उम्मीद थी, इसीलिए उसने आक्रमण किया। किसी भी बौद्ध संस्थान या शिक्षण संस्थान में सोना या चांदी या इस तरह की जो सामग्रियां नहीं रखी जाती हैं, तो उसको उससे कोई वास्ता नहीं है। वो हमेशा वो एक लुटेरा था। खुद बताता है
मिनहाज सिराज कि वो एक लुटेरा था और उसका काम था लूटपाट करना। वो हमेशा जो है ना, जब से वो भारत में एंट्री लिया हमेशा वो लूटपाट करते रहा। कभी ग्वालियर चला जाता था, कभी मनेर में लूटपाट किया। एक पहली बार है कि वो गंगा क्षेत्र से अलग क्षेत्र में आकर के बिहार शरीफ के उदंतपुरी में आक्रमण किया था, किले पर किया था। उसके अलावा उसके बारे में कोई सूचना हमारे पास नहीं है, जो उसका ऑथेंटिक प्रूफ जो मिनहाज सिराज बताता है। लेकिन कुछ उल्लेख में ऐसे भी लिखे हुए हैं कि वो शिक्षा पद्धति को नष्ट करना चाहता था। भारत क्योंकि उस समय विश्व गुरु हुआ करता था शिक्षा के मामले में, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज मिलता है कि शिक्षा पद्धति अगर कमजोर कर दिया जाए इस देश का, तो यहाँ के लोग जो है वो कमजोर होंगे, इस तरह की बात कहीं पे। ऐसा जो उसके से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, तो वो जो भी आक्रमण किया है किसी शिक्षण संस्थान पर नहीं किया है। जो भी किया है, अगर उसके मन में भावना रहती तो हम देखते ना। मिनहाज ने लिखा है कि वो कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों पर किया है। वो जाकर के बंगाल के उस समय जो शासक थे, जिसको हम लोग गौर कहते हैं, वहां पर राजा थे, उसको उसने बंदी बनाया। उससे काफी मात्रा में उससे धन दौलत उससे हड़प लिया। और उसके बाद और हमेशा वो करता था कि जब भी लूटता था तो लेकर के वो चला जाता था दिल्ली सल्तनत के जो समय के राजा थे उनके पास जाकर देता था। लेकिन ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। कुछ लोग इसको लिखते रहे हैं और कहते रहे हैं, लेकिन उस समय तक जब वो आया था नालंदा की स्थिति दयनीय थी, इसलिए कि धर्मस्वामी अपने यात्रा वृत्तांत में बताता है कि वहां पर कोई नहीं रहता था और वो खंडित हो चुका था। 1236 में वो नालंदा में बहुत कम स्टूडेंट रह गए थे, मात्र वहां 70 स्टूडेंट रह गए थे और 1-2 शिक्षक थे। तो वो आकर के उदंतपुरी में आकर के वो रहा है और यहीं के एक धर्म गुरु थे, उन्हीं के साथ वो रह करके कुछ शिक्षा ग्रहण किया है। और यहाँ पर जब तुर्क सैनिक बोलता है, तुर्क सेना ने उसको कैप्चर करना चाहा, तो यहाँ से भाग करके एक जंगल था यहीं आसपास में, उदंतपुरी के आसपास के जंगल का वर्णन करता है, जिसको आज हम माघरा कहते हैं। तो माघरा में वो जाकर के वो जंगल था, वहां एक मंदिर था, उसी में जाके छुप गया। इतना ही हमें सूचना मिलती है, बाकी कोई सूचनाएं हमको नहीं मिलती है। चूंकि धर्मस्वामी का जो बायोग्राफी, उसका जो जीवन ये उसके जिंदगी का जो लेखा जोखा है, वो उसी में ये सारी सूचनाएं दी गई हैं। और सबसे नजदीकी है धर्मस्वामी का सूचना कि वो बख्तियार खिलजी जब आया था तो 1197 के आसपास आया था और धर्मस्वामी 1234 में आता है। तो लगभग ये 36-37 वर्षों के अंतराल की बातें हैं। तो उसने इस बारे में जो जानकारी दी है वो ज्यादा पुख्ता है और वो बताता है। लेकिन वो उसने भी नहीं लिखा है कि वो वहां गया था या किसी तरह की वो आक्रमण किया था। हाँ, उदंतपुरी के बारे में ही वो बात बता। सर एक बात और आता है कि जब यहाँ पे पढ़ाई होती थी तो काफी रिसर्च किए हुए थे, काफी पुस्तकें थी, बहुत लिखे हुए रिसर्चर थे। और वो पुस्तकें जब चलने लगी उस वक्त जो यहाँ बहुत भिक्षु रहा करते थे, तो वो करीब करीब जापान, चाइना या ऐसे ऐसे बहुत भिक्षु देशों से यहाँ पर आकर करते थे। और उस वक्त जो थे जब चल रहे थे तो काफी पुस्तकें लेकर चले गए अपने अपने देश को बचाने के सिरे से। लेकिन आज वो देश इसी पुस्तकों को देखकर आज बहुत डेवलप कर रहा है, ये भी कई साक्ष्य मिलता है इस बात का? नहीं, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिलती है। इस तरह की बातें हम लोग की उदंतियों में ही सुनते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ से उन लोगों ने अपने अपने जिसके यहाँ पर जो ग्रंथ थे वो या तो वो पाली में है, जिसको मागधी कहते हैं, मागधी में थे या फिर संस्कृत में थे। तो उन लोगों ने यहाँ संस्कृत सीखा और संस्कृत सीख करके उनका अनुवाद अपनी भाषा में किया। जैसे धर्मस्वामी भी यहाँ संस्कृत सीखा, गया में रह करके या उदंतपुरी में संस्कृत सीखा और फिर वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को संस्कृत में जो थे उसका वो अपनी भाषा में वो तिब्बती में अनुवाद किया और अनुवाद करके ले गया। पुस्तकें वो नहीं ले गया, सिर्फ अनुवाद ले जाते, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं थी और उनके लोग
संस्कृत को कैसे पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे। तो अनुवादित किताबें ही, और यही काम फाहियान ने भी किया, यही काम ह्वेनसांग ने भी किया, यही काम सिंह ने भी किया, जो काम धर्मस्वामी ने किया। तो इसकी कोई साक्ष्य नहीं है पुस्तकें ले जाने का। हाँ, वो अनुवादित पुस्तकें आप लेकर गए, अपने भाषा में अनुवाद करके ले गए। सर क्या नाम बोलते हैं आपका? डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।